स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए कक्षा 9 की प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भागवन की पहली कहानी मंत्र तंत्र, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के प्रबुद्ध कथाकार कहानीकार माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई यह मंत्र तंत्र कहानी आपकी सिलेबस में दी गई है। मुझे आशा है कि आपको मेरे प्रयास से सफलता मिलेगी। मैं कहानी की व्याख्या करने जा रही हूँ और मेरे प्रयास से आपको सफलता अगर आपको मिलती से लगती है तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। तो अब शुरू करते हैं कहानी मंत्र तंत्र। मंत्र तंत्र कहानी में एक गांव की कहानी है, जिसमें एक व्यक्ति की बात होती है कि एक व्यक्ति कुमार नाम का एक व्यक्ति था, जिसके बारे में सारी कहानी चलती है और कुमार की नेक नियति के बारे में बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहानी का प्रारंभ करते हैं। प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित मंत्र तंत्र कहानी में एक राजा के राज्य की कहानी है। एक राजा का राज्य था, जिसमें एक परिवार रहता था। बहुत पुरानी घटना है। एक राजा का राज्य था, जिसमें एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता ने उस बच्चे का नाम कुमार रखा। माँ बाप के कुमार रखे जाने के बाद धीरे धीरे कुमार बड़े होने लगे और उनका विवाह कर दिया गया एक महिला के साथ। एक उनकी स्त्री जो थी बड़ी सज्जन थी, कुमार भी बड़े सज्जन थे। तो जब कुमार का विवाह हो गया, उनके कुछ बच्चे हुए, वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और सभी का विवाह हो गया और सारे उनके कुमार के बच्चे भी गृहस्थ हो गए। कुछ लड़के लड़कियां थे जिनका विवाह हो गया, वो गृहस्थ हो गए। कुमार एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे। पूरी कहानी में कुमार के चरित्र ईमानदारी की तारीफ की गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कुमार बड़े अच्छे व्यक्ति थे। कभी जीव हत्या भी नहीं करते, दूसरों की चीज़ें भी नहीं लेते, चोरी भी नहीं करते, कोई नशा भी नहीं करते और दूसरे की स्त्री को हमेशा माँ के समान समझते थे। इस तरह का चरित्र था कुमार का और कुमार बड़े नेक व्यक्ति माने जाते थे गाँव में। तो कुमार जिस गाँव में रहते थे, वह गाँव बहुत छोटा सा गाँव था। उसमें केवल 30 घर थे, 30 लोगों का घर था और छोटा सा गांव था। सभी लोग गृहस्थ थे और एक दिन घटना ये घटती है कि 30 गांव के 30 परिवारों को एक जगह मिल बैठकर किसी बात पर चर्चा करना था, किसी विषय पर बात करना था। लेकिन पूरे गांव में ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां कि सभी लोग बैठकर बातें कर सकें, कुछ मीटिंग कर सकें, चर्चा कर सकें, किसी विषय पर बातें कर सकें। हार कर एक जगह तय की गई कि चलो यहाँ बैठकर बातें करते हैं। लेकिन वह जगह भी बड़ी गंदी थी, साफ सुथरी नहीं थी। सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन गंदी होने के कारण सभी लोग चुपचाप खड़े हैं, जैसे तैसे बातें करेंगे और चले जाएंगे। कुमार जहाँ खड़े हैं वहाँ धीरे धीरे साफ करने लगते हैं। कुमार जैसे ही अपने खड़े होने की जगह को धीरे धीरे साफ करते हैं, वहाँ एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। अब कुमार दूसरी जगह साफ कर देते हैं, वहाँ एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। फिर कुमार तीसरी जगह साफ करते हैं, वहाँ तीसरा व्यक्ति आ जाता है। इस तरह करते करते कुमार ने पूरे जगह को साफ कर दिया और सभी को बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई और बड़े अच्छे तरीके से सभी बैठे, बातचीत किए और अपने अपने घर चले गए। तो इस तरह ये दिन बीता और थोड़े दिनों के बाद लोगों को मन में ऐसा लगा कि जहाँ साफ किया गया, मीटिंग के लिए बातें हुई हैं, वहाँ पर एक चबूतरा जैसा बना दिया जाए और जिसको ज़रूरत पड़ेगी वह जाकर वहाँ बैठेगा, बातचीत कभी करना होगा तो करेंगे। तो इस तरह उस जगह पर एक चबूतरा बना दिया गया और सभी लोग वहाँ पर आने जाने लगे, आमोद प्रमोद करने लगे, बैठते बातें करते। गाँव में कोई किसी रिश्तेदार किसी के घर आता, वह भी उसको वहाँ ले जाता, बातें करने लगे, हंसी मजाक होता था। धीरे धीरे लोगों ने उस जगह पर एक कमरा बनवा दिया। उस कमरे में बैठने के लिए चटाई इत्यादि की व्यवस्था करके रख दिया गया और कहते हैं कि कुमार के चलते वो बैठने की बड़ी सुंदर जगह हो गई। सभी आते, आमोद प्रमोद करते, बातचीत करते और चले जाते। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद गांव के सारे लोग जब अपने घर से काम धाम करके फुर्सत पा लेते तो अपना हंसुआ, गंडासा या कुदाल इत्यादि जो खेती का जो हथियार होता था, औजार होता था, वह लेकर बाहर निकल जाते और रास्ते पे कोई काट पत्थर होता तो हटा देते, साफ कर देते, सड़कें बना देते, तालाब खोद देते, कुआं खोद देते,
किसी का घर बनवाना होता है तो बनवा देते थे। तो इस तरह सारे लोग मिलजुल कर गाँव की प्रगति के लिए ही काम करते, आपस में बड़ा मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की मदद से गाँव बड़ा सुंदर हो गया। गाड़ी आने जाने के लिए गाँव में रास्ता बना दिया गया, कोई चौराहा गंदा नहीं था, सारे चौराहे साफ सुथरे और आने जाने के लिए बड़ा सुविधाजनक व्यवस्था कर दिया गया। तो सब लोग इस तरह मिलजुल कर पूरे गांव का कायाकल्प कर देते हैं। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया को एक बात की चिंता हुई। उसको इस बात की चिंता हुई कि पहले तो गांव वाले सारे आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और जब लड़ाई झगड़ा करके मुखिया के पास आते अपनी बातों को, अपने तकलीफ़ों को सुलझवाने के लिए, तो मुखिया उनसे रिश्वत के रूप में पैसे लेता। इससे उसकी ऊपरी आमदनी हो जाती थी। कुमार के द्वारा लोगों को समझा बुझाकर अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करने के बाद मुखिया की तो ऊपरी कमाई बिल्कुल बंद हो गई और मुखिया परेशान हुआ कि क्या बात है, मेरी तो ऊपरी कमाई बंद हो गई। अब वो एक उपाय निकालता है कि वो राजा के पास जाकर इस बात को बताता है कि महाराज, गांव के सारे लोग बड़े चोर हो गए हैं, बड़ा उत्पात करते हैं, गांव में बहुत ज़्यादा उत्पात बढ़ गया है। इस तरह कहते कहते राजा के कान भर देता है मुखिया। राजा ने अपने आदमियों को भेजकर गांव के सभी लोगों को बुलवा भेजा। दुखद बात यह थी कि गांव में से आदमियों को बुलवाने के बाद जब राजा के सामने उपस्थित हुए, राजा ने किसी से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप उनको हाथी के नीचे कुचलवाने की सज़ा दे डाली। और सारे गांव के लोगों को हाथी से कुचलवाने की सज़ा देने के कारण राजा के आंगन में सबको सुला दिया गया और बांधकर लिटा दिया गया और हाथी बुलाया जाने लगा उनको कुचलवाने के लिए। तो राजा ने किसी से कुछ नहीं पूछा, मुखिया के कहने पर बस हाथी से कुचलवाने का सज़ा दे दिया, आदेश दे दिया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इन आदमियों में कुमार भी था। सज़ा पाए हुए आदमियों में गांव के सभी लोगों को जब सज़ा दी जा रही थी उसमें कुमार भी था। गांव के सारे लोग दुखी हो गए कि हम कुछ गलत भी नहीं किए और हमको सज़ा मिल रही है। कुमार ने सभी को बुलाया और कहा कि हमें राजा के प्रति दुर्भाव नहीं रखना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि राजा हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। हमें अपने राजा से उतना ही प्रेम करना चाहिए जितना हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं और राजा के प्रति कोई दुर्भाव न रखें। ऐसा कर कर कुमार सभी को समझाते हैं और सभी लेटे लेटे हाथी के आने का इंतज़ार करते हैं कि हाथी आएगा और सभी लोगों को कुचलकर मार डालेगा। कुमार कहते हैं कि अभी हाथी आएगा और हम सभी को मार देगा, लेकिन हमें राजा के प्रति कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं रखना है। यहाँ तक कहते हैं कि हमें अपने शरीर से जितना प्रेम है उतना ही प्रेम हमें अपने राजा से करना चाहिए, ऐसा कहते हैं कुमार। और राजा के आदमियों ने सभी सोए हुए गांव वालों के ऊपर हाथी से कुचलवाने के लिए हाथी लेकर आए। हाथी एक कदम भी आगे बढ़ता नहीं था। इन लोगों को कुचलने के लिए हाथी मंगवाया गया, लेकिन हाथी इन लोगों को कुचलने के लिए एक कदम भी नहीं बढ़ा रहा था और पीछे भाग चलता है। चिंघाड़ता है हाथी और पीछे भाग चलता है। उसके बाद दूसरा हाथी बुलाया गया। दूसरा हाथी भी ऐसा ही हो जाता है। दूसरा हाथी भी इनको कुचलने के लिए तैयार नहीं होता है, चिंगाड़ कर वो भी भाग जाता है। इस तरह तीसरा, चौथा और कई सारे हाथी मंगाए गए और सारे हाथी यूं ही वापस चले गए। किसी ने इनको नहीं कुचला। राजा ने यह देखा और कहा कि जान पड़ता है कि कोई दवा इनके पास है, इनके हाथ खुलवा कर देखा जाए। हाथ खुलवा कर देखने का आदेश दिया गया कि देखें कहीं कोई दवा तो नहीं छिपा रखे हैं। क्यों सारे हाथी आते हैं और चिंगाड़ कर वापस चले जाते हैं, इनको कोई कुचलता नहीं है। राजा के आदमियों ने खूब खोजा, पूरी तलाशी ली, लेकिन इनके पास कोई दवा नहीं निकली। राजा ने अंत में उनसे स्वयं पूछा कि जान पड़ता है कि तुम लोग कुछ मंत्र तंत्र जानते हो क्या, जिसके कारण सारे हाथी लौट कर चले जा रहे हैं, तुम लोग को कोई नहीं कुचल रहा है। इस पर कुमार कहते हैं कि महाराज, हम 30 आदमी कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि जिसे गलत कहा जाए। कभी हम जीव हत्या नहीं करते हैं, दूसरे की चीज़ नहीं लेते हैं, कभी हम झूठ नहीं बोलते हैं, कभी आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं। हम सभी आपस में एक दूसरे को मित्र समझते हैं और जो हो सकता है हम काम करने के लिए तैयार रहते हैं। जो भी काम हो करते हैं, जो दान कर सकते हैं वो दान कर सकते हैं। ऊंची नीची पथरीली ज़मीन को हम समतल कर देते हैं, चलने योग्य बना देते हैं और तालाब खोद देते हैं
किसी का घर टूटा फूटा हो तो हम उसे बनाने में मदद कर देते हैं। महाराज, हम लोग दूसरा कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते हैं, हमारे पास ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं, हम यही काम करते हैं, इसके अलावा हमको दूसरा कोई मंत्र तंत्र नहीं आता है। जब इस बात की जानकारी राजा को मिलती है तो राजा बड़े खुश होते हैं और तब उन्हें मुखिया के द्वारा की गई इस गंदी हरकत का पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि मुखिया ने गंदगी किया है, ये गलत काम किया है। तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं और मुखिया को ही उल्टा सजा देते हैं, उसकी ज़मीन जायदाद को जब्त कर लेते हैं और गांव वालों को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। 1-2 हाथी भी उनको दे देते हैं और बड़ी पुरस्कार देने के बाद उन सभी को विदा कर देते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो यह मंत्र तंत्र कहानी लिखी है, इसमें एक बड़ा अच्छा संदेश मिलता है इस कहानी में कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रेम से, सद्भाव से किया गया हर काम ही व्यक्ति को और समाज को आगे बढ़ाता है। अगर हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के दुख सुख में मदद करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमारा देश, हमारा समाज और हम भी अच्छे बनेंगे और विचार अच्छे बनेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और इस तरह नेक नियति और अच्छा कर्म आगे जाकर अच्छा पुरस्कार दिलाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इस कहानी, मंत्र तंत्र कहानी का यही सारांश है और इस तरह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।